Hello everyone, welcome back for online class 8th chapter 2 microorganisms friends and foe. We have studied about how are microorganisms harmful for us in many ways in our previous video. Today we study about food poisoning. So today's topic is food poisoning. So do you know what is the food poisoning? जनरली हम सभी ने सुना होगा कि डॉक्टर्स जब कोई प्रॉब्लम हो जाती है, अगर हमारे स्टमक पेन हो रहा है, प्रॉब्लम हो गई, तो डॉक्टर्स नॉर्मली बोलते हैं कि इसको फूड पॉइजनिंग हो गई। ये मतलब एक कॉमनली वर्ड्स है जो जनरली सभी के सुनने में आता है। बट एक्चुअली हम जानते हैं कि फूड पॉइजनिंग होती क्या है और किस तरीके से हो जाती है। ये इसके पीछे क्या रीज़न होता है फूड पॉइजनिंग के पीछे, नहीं पता होगा, कोई नहीं, चलिए अब हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। सो व्हाट इज़ फूड पॉइजनिंग? फूड पॉइजनिंग क्या होती है? तो microorganisms that grow on our food sometimes produce toxic substance. These make the food poisonous and the result in the serious illness and even the death. तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कभी कभी वो हमारे फूड के ऊपर ग्रो करना स्टार्ट हो जाते हैं, ग्रो हो जाते हैं, और ग्रो होने के साथ वो क्या करते हैं, एक टॉक्सिक सब्सटेंस, एक पॉइजनस सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं। ये जो पॉइजनस सब्सटेंस होता है ये हमारे फूड में मिक्स हो जाता है और हमारे फूड को भी पॉइजनस बना देता है। तो इसका रिजल्ट क्या होता है, कभी कभी एक सीरियस इलनेस, मतलब एक हम बहुत ही सीरियस तरीके से बीमार हो जाते हैं, या इवन डेथ भी हो सकती है इसमें। तो फूड पॉइजनिंग क्या होती है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट ग्रो ऑन आवर फूड sometimes produce toxic substance. These make the food poisonous and result in the serious illness and even the death. Okay? तो फूड पॉइजनिंग किसके पीछे क्या रीज़न है, किसकी वजह से होती है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से। ठीक है, तो इधर हम स्टडी करते हैं। Bhujo was invited by his friend to a party and he ate a variety of food stuffs. On reaching home, he started vomiting. He had to be taken to a hospital. The doctor said that this condition could be due to the food poisoning. जो भूजो था वो अपने एक फ्रेंड की पार्टी में जाता है, वहाँ पे वो काफ़ी वेराइटीज़ ऑफ फूड स्टफ्स ईट करता है। बट जब वो घर आ रहा होता है, रास्ते में इसको स्टार्ट हो जाती है, वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है। वॉमिटिंग स्टार्ट होती है और फिर उसको हॉस्पिटल्स लेके जाते हैं और वहाँ पे डॉक्टर्स उसकी कंडीशन को देख के कहते हैं कि इसको फूड पॉइजनिंग हो गई है। ठीक है, तो उसने जो इसका क्या मतलब क्या निकला कि उसने जो वहाँ पे जो फूड खाया था उनमें से कुछ फूड ऐसे थे जिनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने टॉक्सिक बना दिया था, पॉइजनस कर दिया था, और जिसको भूजो ने ईट किया और उसको ये वॉमिटिंग, स्टमक पेन, ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगी ड्यू टू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। क्लियर? Food poisoning could be due to the consumption of the food spoiled by the some microorganism. Food poisoning के पीछे क्या रीज़न था कि उसने ऐसे फूड का कंजप्शन किया जो स्पॉइल कर दिया गया था माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू, जो ख़राब हो चुका था फूड। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डैट ग्रो ऑन आवर फूड समटाइम्स प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंस. दीज मेक द फूड पॉइजनस, कॉजिंग रिजल्ट serious illness and even the death. So it is very important that we preserve food to prevent it from being spoiled. तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, फूड पे ग्रो हो जाते हैं और समटाइम्स उसमें एक टॉक्सिक सब्सटेंस को रिड्यूस कर देते हैं वो, और ये जो टॉक्सिक सब्सटेंस होता है ये फूड को कैसा बना देता है, पॉइजनस बना देता है, और जिसकी वजह से हम बहुत सीरियस तरीके से बीमार भी हो जाते हैं और इवन डेथ भी हो सकती है। तो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट क्या है कि हम फूड को प्रिजर्व करके रखना सबसे ज़रूरी होता है। अब फूड को प्रिजर्व करना क्यों नेसेसरी होता है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रिजर्वेशन? तो प्रिजर्वेशन मीन्स होता है सेव करना, बचाना, उसको ख़राब होने से बचाना। नॉर्मली आपने देखा होगा, जैसे हम अपने डेली में ऑब्जर्व करते हैं, जैसे हमने आज फूड कुक किया तो
उसको हम क्या करते हैं, रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं। रेफ्रिजरेटर में रख के हम नेक्स्ट डे भी उसको ईट कर सकते हैं। बट अगर हम उसको रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, अगर हम उसको ऐसे ही बाहर ओपन में रहते हैं तो हीट मिलती है उसको, और हीट मिलने से क्या होता है, उसमें वो फूड क्या होता है, ख़राब हो जाता है, एक उसमें बैड स्मेल क्रिएट हो जाती है, तो जिसको हम बोलते हैं सॉल्ट फूड, मतलब बासी खाना होता है ना, तो हम बोलते हैं ये अनहेल्दी हो गया है फूड, इसको खाते नहीं, ये ख़राब हो गया, स्पॉइल हो गया है। तो स्पॉइल फूड के पीछे, स्पॉइल होने के पीछे क्या रीज़न होता है, उसमें जो फूड था, जो हमने कुक किया था, उस फूड में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ होना स्टार्ट हो गई, और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ होना स्टार्ट हुई उसमें, और ग्रोथ होने के साथ साथ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में उसमें टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज़ करना स्टार्ट कर दिए। तो जो टॉक्सिक सब्सटेंस माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिलीज़ कर रहे थे, उसकी वजह से फूड कैसा हो गया, पॉइजनस हो गया, और वो स्पॉइल हो गया। अगर उस फूड को हम ईट करेंगे तो हम बीमार हो जाएंगे और हमें फूड पॉइजनिंग हो जाएगी। इस तरीके से अब लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं फूड में जिनको हमें लॉन्ग टाइम तक के लिए स्टोर करके रखना नेसेसरी होता है, ज़रूरी भी होता है। जैसे हमने एग्रीकल्चर प्रोसेस में ग्रेन को स्टोर करना था ना, ग्रेन स्टोर करे थे, उनको स्टोरेज प्रोसेस में हम क्या कर रहे थे, उसको ड्राई करके रख रहे थे ताकि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का अटैक ना हो और जिससे वो स्पॉइल ना हो। तो यही सब प्रोसेस होता है फूड में। जैसे आप अपने किचन में जाके देखते हो तो काफ़ी सारे आपके जो कैंस होती हैं उनमें काफ़ी सारे आपकी पल्सेस और ग्रेन्स फिल्ड होते हैं। तो वो क्या होते हैं, हम 1 मंथ के लिए 2 मंथ के लिए स्टोर करके रखते हैं ना किचन में, कि सडनली अगर हमको कुछ कुक करना है तो हमें मार्केट नहीं जाना पड़े, हम अपनी किचन में से उस स्टोरेज में से हम फूड का यूज़ कर लें और उसको ईज़िली हम कुकड कर लें। तो ये जो फूड को कंजर्व करना, स्टोरेज करना जो होता है, ये प्रोसेस हम करते हैं। लेकिन जब हम फूड को स्टोर करते हैं तो उसमें हमें एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि जो भी हम फूड स्टोर करते हैं उसको हम स्पॉइल होने से बचाएं, उसका हम प्रिजर्वेशन करें। प्रिजर्वेशन मीन्स होता है प्रोटेक्शन करना, उस फूड में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ ना हो, हमें इस तरीके से उस फूड को स्टोर करना नेसेसरी होता है। तो सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ फूड प्रिजर्वेशन। तो व्हाट इज़ द फूड प्रिजर्वेशन, क्या होती है। अब फूड प्रिजर्वेशन, जैसे प्रिजर्वेशन का मीन्स होता है सेव करना, प्रोटेक्ट करना, और फूड मीन्स खाना, तो फूड को प्रिजर्व करके रखना, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या है फूड प्रिजर्वेशन की डेफिनेशन, सॉल्ट, शुगर, ईडेबल ऑयल्स, विनेगर आर द कॉमन केमिकल्स जनरली यूज टू चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और देयरफॉर दे आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव्स। ये जो मतलब सॉल्ट है, शुगर है, ईडेबल ऑयल्स है, विनेगर्स है, इन सब केमिकल्स का ये कॉमन केमिकल्स होते हैं जिनको हम जानते हैं, और जनरली इनमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो ग्रोथ होती है वो कम हो जाती है, और इस तरीके से हम अपने फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। तो हेयर चैप्टर, in chapter 1 we have learnt about the methods used to preserve and store food grains. How do we preserve cooked food at home? हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि जो हमारे मेथड्स होते हैं काफ़ी सारे प्रिजर्व करने के, स्टोर करने के, फूड ग्रेन्स को स्टोर करने का मेथड पढ़ा था स्टोरेज प्रोसेस में। और ये तो वो मेथड आप सभी को पता ही है अच्छे से कि किस तरीके से हमने वहाँ पर स्टोरेज के लिए क्या क्या हमने मेथड्स और किस किस तरीके के केमिकल्स का हमने यूज़ किया था। बट हाउ डू वी प्रिजर्व कुक्ड फूड एट होम। घर में अगर आपको फूड प्रिजर्व करके रखना है तो आप कैसे करते हो उसको। नॉर्मली फ्रिज में रख देते हैं ना हम कुक्ड फूड को ख़राब होने से बचाने के लिए, है ना। तो यू नो डैट ब्रेड लेफ्ट अनयूज्ड अंडर द मॉइस्ट कंडीशन इज़ अटैक्ड बाय द फंगस। आपको पता है अगर ब्रेड का जो ब्रेड है अगर उसको हमने अनयूज्ड रहने दिया और वो मॉइस्ट कंडीशंस में आ गई, मतलब उसमें मॉइस्चर प्रेजेंट हो गया, तो उस पर फंगस जो होती है, फंगस का अटैक हो जाता है। जो हमने फर्स्ट अपनी वीडियो में जो फिगर में देखा था, एक ग्रे कलर के पैचेस आ जाते हैं ब्रेड पे, वो क्या होती है, फंगस होती है, ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल आवर फूड, स्पॉइल्ड फूड इमिट्स बैड स्मेल एंड हैज़ अ बैड टेस्ट एंड चेंज द कलर। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होती हैं ये फूड को, हमारे फूड को क्या कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं। स्पॉइल मीन्स ख़राब कर देते हैं। जो स्पॉइल्ड फूड होता है आपका, उसमें से एक बैड स्मेल आती है, एक बैड टेस्ट हो जाता है और उसका कलर भी बैड हो जाता है, ठीक है। इस स्पॉइलिंग ऑफ फूड अ केमिकल रिएक्शन, क्या जो फूड ख़राब हो रहा है वो एक केमिकल रिएक्शन है। येस, वो एक केमिकल रिएक्शन होती है, क्योंकि जब वो फूड ख़राब हो चुका होता है उसको हम दोबारा से गुड कंडीशंस में नहीं रिवर्स कर सकते। दैट्स व्हाई इट इज़ अ केमिकल रिएक्शन, ओके।
Paheli bought some mangoes, but she could not eat them for a few days. Later, she found that they were spoiled and rotten. तो पहेली जो थी वो कुछ मैंगोज़ लेकर आई, बट उसने वो उस टाइम पर ईट नहीं किया, उनको फ्यूज़ डेज़ के लिए रख दिया. बट आफ्टर सम डेज़ जब वो उन मैंगोज़ को वो ऑब्ज़र्व करती है तो वो देखती है वो जो मैंगोज़ थे वो क्या हो जाते हैं, स्पॉइल हो जाते हैं और रोटन हो जाते हैं, मतलब ख़राब सड़ने लग जाते हैं, वो ख़राब होके तो सड़ने लग जाते हैं. बट शी नोज़ that the mango pickle her grandmother makes does not spoil for a long time. She is confused. बट वो फिर थिंक सोचती है कि जो उसकी ग्रैंड मदर है वो मैंगो पिकल बनाती हैं, आम का अचार बनाते हैं घरों में, और उसको हम लॉन्ग टाइम तक के लिए कंजर्व करके रख लेते हैं. उसको वो तो ख़राब नहीं होता है, वो तो स्पॉइल नहीं होता है. तो वो कंफ्यूज हो जाती है कि क्या रीज़न है, जो मैंगो थे वो तो स्पॉइल हो गए, बट जो हम मैंगो का पिकल बनाते हैं वो स्पॉइल नहीं होता है. सो वी स्टडी कॉमन मेथड्स टू प्रिजर्व फूड इन आवर होम्स. तो हम यहाँ पर अब स्टडी करेंगे कि हम अपने घरों में कौन कौन से कॉमन मेथड्स का यूज़ करते हैं फूड को प्रिजर्व करने के लिए, और कैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अटैक से हम उनको सेव कर सकते हैं. तो फर्स्ट मेथड इज़ केमिकल मेथड्स. हम कुछ सर्टेन केमिकल्स का यूज़ करते हैं जो फूड्स को प्रिजर्व करने में हमारी हेल्प करता है. ये जो केमिकल्स होते हैं इनको हम प्रिजर्वेटिव्स भी कहते हैं. तो केमिकल्स में आते हैं आपके सॉल्ट एंड ईडेबल ऑयल्स are commonly chemicals generally used to check the growth of microorganisms, therefore they are called preservatives. Salts हो गया, eatable oils में जो ऑयल्स हम ईट करते हैं, जैसे मस्टर्ड ऑयल है, रिफाइंड ऑयल है, ये जो ऑयल्स होते हैं, घी है आपका, ये सभी ऑयल्स में आते हैं, फैट्स में आते हैं, इनको तो हम ईट कर लेते हैं ना. तो ये जो ऑयल्स होते हैं इनको भी हम एज अ कॉमन केमिकल्स यूज़ करते हैं फूड को प्रिजर्व करने के लिए और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो ग्रोथ होती है उसको रोकने के लिए. तो डेट्स वाई वी कॉल्ड दैम प्रिजर्वेटिव्स. इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, प्रिजर्वेटिव्स. क्लियर. प्रिजर्व करने के लिए जो यूज़ किए जाने वाले केमिकल्स हैं उन्हें हम कहेंगे प्रिजर्वेटिव्स. वी ऐड सॉल्ट और एसिड प्रिजर्वेटिव टू पिकल्स टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स. तो हम क्या करते हैं, जो हम पिकल बनाते हैं उसमें हम सॉल्ट और ऑयल्स को उसमें ऐड कर देते हैं पिकल्स में, और उसको ऐड करने से हम क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं, उसको बचाते हैं किसके अटैक से, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अटैक से. क्योंकि सॉल्ट और जो ऑयल होती है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को स्टॉप कर देते हैं. तो यही रीज़न होता है जो हमारा मैंगो पिकल होता है वो लॉन्ग टाइम तक हम उसको प्रिजर्व करके रख पाते हैं, क्योंकि उसमें हमने सॉइल और ऑयल दोनों ऐड किए होते हैं, और ये एक अच्छे गुड प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को स्टॉप करते हैं. क्लियर. नेक्स्ट है आपका सोडियम बेंजोएट. सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फेट. ये दो केमिकल्स नेम दिए हुए हैं आपको, सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फेट are the common preservatives. These are also used in the jams and squash to check their spoilage. ये भी जो कॉमन केमिकल्स होते हैं जिनका हम यूज़ करते हैं, जो जैम आपके आते हैं, जो जेली आती है मार्केट में, सॉसेस वगैरह आती है, प्रिजर्व्ड आती है ना, ये काफ़ी दिनों की मतलब पैक्ड होती है, पैक्ड फूड में आते हैं, तो वो भी तो स्पॉइल नहीं होता है, लॉन्ग टाइम तक हम उसको रख लेते हैं. तो उसमें हम इन केमिकल्स का यूज़ करते हैं उन चीज़ों को प्रिजर्व करने के लिए. क्लियर. अब नेक्स्ट मेथड आता है हमारा प्रिजर्वेशन बाय द कॉमन सॉल्ट. कॉमन सॉल्ट्स की हेल्प से किस तरीके से हम प्रिजर्व कर सकते हैं. तो कॉमन सॉल्ट हैज़ बीन यूज्ड टू प्रिजर्व मीट एंड फिश फॉर एजेस. जो कॉमन सॉल्ट होता है वो भी फूड को प्रिजर्व करने में हेल्प करता है हमारी. जैसे मीट है, फिश है, इनको हम लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व करके रख सकते हैं. मीट एंड फिश आर द कवर्ड विद द ड्राई सॉल्ट टू चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया. हम क्या करते हैं, जो मीट और फिश होती है उसको जो ड्राई सॉल्ट होता है उससे कवर करके रख देते हैं, और जिससे क्या होता है, जो बैक्टीरिया ग्रोथ होती है वो स्टॉप हो जाती है. इस मेथड को हम बोलते हैं सॉल्टिंग.
तो दिस इज़ मेथड इज़ कॉल्ड सॉल्टिंग। इस पर हम मतलब सॉल्ट करके रख देते हैं, उनके सॉल्ट से पूरा कवर कर देते हैं। जो सॉल्ट जो होता है वो माइक्रोबियल ग्रोथ को स्टॉप करता है। तो सॉल्टिंग इज़ आल्सो यूज्ड टू प्रिजर्व आंवला, रो मैंगोज, टर्मिट एक्सेट्रा। तो ये जो सॉल्ट होता है ये क्या करता है, प्रिजर्व करता है। आंवले में भी यूज़ किया जाता है, रॉ जो मैंगोज़ होते हैं जो जिससे हम मैंगो पिकल बनाते हैं उनको, और हमारी जो टर्मिट होती है उसको भी हम यूज़ करते हैं प्रिजर्व करने में। ठीक है। नेक्स्ट मेथड आता है आपका प्रिजर्वेशन बाय द शुगर। और नेक्स्ट मेथड इज़ प्रिजर्वेशन बाय द शुगर। क्लियर। अब सॉल्ट का यूज़ हो गया, शुगर का भी हम यूज़ करते हैं प्रिजर्वेशन में। शुगर का यूज़ कैसे करते हैं, जैसे जैम्स, जेलीज एंड स्क्वैश आर द प्रिजर्व्ड बाय द शुगर। शुगर रिड्यूस द मॉइस्चर कंटेंट विच इनहेबिट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियल विच स्पॉइल फूड। तो ये जैम्स हैं, जेलीज़ हैं, इनको भी प्रिजर्व करने के लिए हम शुगर का, ये क्या कैसे होते हैं, टेस्ट में स्वीट होते हैं ना, तो इनको ये लॉन्ग टाइम तक इनको हम इजीली रख सकते हैं। तो इनको जब हम इनका प्रिपरेशन करते हैं तो हम इसमें शुगर को ऐड कर देते हैं। तो शुगर क्या करती है, इनको प्रिजर्व करके रखती है, एज अ प्रिजर्वेटिव वर्क करती है, और इनमें माइक्रोबल जो ग्रोथ होती है उसको स्टॉप करती है, बैक्टीरियल ग्रोथ को रोकती है, और जो फूड जो है उसको स्पॉइल होने से बचाती है। क्लियर। तो हम एज अ शुगर का भी यूज़ करते हैं। अगर कॉमनली हम देखें तो जैसे आप लोग कुछ भी बनाते हैं, जैसे स्वीट्स हम प्रिपेयर करते हैं घर पे, लाइक हमने गुलाब जामुन बनाते हैं, शुगर का उस पर सिरप बनाते हैं और उसमें उनको डिप कर देते हैं, तो हम उनको लॉन्ग टाइम तक के लिए रख सकते हैं ना। जैसे हम उसको 4-5 डेज़ तक के लिए रखते हैं, प्रिजर्व करके फ्रिज में रख देते हैं, तो वो इजीली स्पॉइल नहीं होते इतनी जल्दी। तो इस तरीके से हम शुगर का भी यूज़ करते हैं फॉर द फूड प्रिजर्वेशन। नेक्स्ट आता है आपका प्रिजर्वेशन बाय द ऑयल एंड विनेगर। ऑयल और विनेगर का भी यूज़ करते हैं। विनेगर मीन्स होता है सिरका, सिरका जो नॉर्मली हमने सुना होगा, सिरका कुछ फूड्स में भी यूज़ किया जाता है। तो यूज्ड ऑफ ऑयल एंड विनेगर प्रिवेंट्स स्पॉइलेज ऑफ पिकल्स बिकॉज बैक्टीरिया कैन नॉट लिव इन सच एन एनवायरनमेंट। तो हम ऑयल और विनेगर का यूज़ करते हैं फूड को ख़राब होने से बचाने के लिए, क्योंकि जो बैक्टीरिया होता है वो इस तरीके के एनवायरनमेंट में ग्रो नहीं कर सकता है। ये एक लेयर की तरह काम करते हैं, जो फूड के ऊपर एक लेयर बना देते हैं, और जिससे वो बैक्टीरिया जो होता है वो फूड पर ग्रो नहीं कर पाता है। इसके प्रिजर्वेशन को हम ऑयल और विनेगर का यूज़ करते हैं। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फिश एंड मीट आर ऑफ्टन प्रिजर्व्ड बाय दिस मेथड। तो ये सभी जो चीज़ें हैं वो इस मेथड्स के थ्रू प्रिजर्व की जाती हैं, क्योंकि हम डिफरेंट फूड आइटम्स को ईट करते हैं, तो उन डिफरेंट फूड आइटम्स को ईट करने के लिए हमें डिफरेंट मेथड्स का भी यूज़ करना पड़ता है। सभी फूड आइटम्स को हम एक ही मेथड्स के थ्रू प्रिजर्व नहीं कर सकते, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है। तो हमारा ये मेथड हो गया ऑयल और विनेगर। ऑयल और विनेगर से भी हम वेजिटेबल्स हैं, हमारी फ्रूट्स हैं, इनको भी स्पॉइल होने से बचाते हैं, क्योंकि ऑयल और विनेगर क्या करता है, एक लेयर क्रिएट कर देता है जो माइक्रोबल ग्रोथ को स्टॉप करती है। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं हम हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। कोल्ड ट्रीटमेंट रेफ्रिजरेटर सभी के घरों में यूज़ होता है, कोल्ड ट्रीटमेंट से सभी अवेयर होंगे। और हीट ट्रीटमेंट में क्या होता है, जब कोई भी जो फूड है, रॉ फूड होता है, उसको हम कुक करके रख देते हैं, तो कुक करने के बाद वो फूड इतनी जल्दी स्पॉइल नहीं होता है। तो इस तरीके से ये दोनों मेथड्स का भी हम यूज़ करते हैं, टेम्परेचर्स के थ्रू, हीट के थ्रू भी और कोल्डनेस के थ्रू भी। तो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड योर मदर बॉइलिंग मिल्क बिफोर इट इज़ स्टोर्ड और यूज्ड। आप सभी ने ऑब्ज़र्व किया होगा कि जब मिल्क आता है हमारे यहाँ, जो रॉ मिल्क होता है उसको हम बॉईल करते हैं, बॉईल करके रखते हैं, वैसे ही नहीं रख देते ना उसको फ्रिज में भी। तो हम क्या करते हैं, उस मिल्क को बॉईल करते हैं। तो बॉईल करने से क्या होता है, मिल्क के अंदर जितने भी माइक्रोबल जो ग्रोथ हो रही होती है, जो माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं, वो सब हाई टेम्परेचर में मर जाते हैं, और जो हमारा जो मिल्क होता है वो प्रिजर्व हो जाता है। तो बॉइलिंग किल्स मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो बॉइलिंग से क्या होता है, काफ़ी सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं। इसीलिए जब हम ड्रिंकिंग वाटर का बताते हैं, और वाटर को भी जब हमें प्यूरीफाई करना होता है, तो बॉइलिंग एक बेस्ट मेथड माना जाता है, क्योंकि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अगर वाटर में प्रेजेंट होते हैं, तो बॉइलिंग करने पे जो जर्म्स होते हैं वो सभी उसमें मर जाते हैं। क्लियर। सिमिलरली वी कीप आवर फूड इन द रेफ्रिजरेटर
लो टेम्परेचर इनहेबिट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। तो इसी तरीके से हम रेफ्रिजरेटर का भी यूज़ करते हैं। रेफ्रिजरेटर क्या करता है, टेम्परेचर को बहुत लो कर देता है और माइक्रोब्स के ग्रोथ को भी स्टॉप कर देता है। ठीक है, अब एक यहाँ पर हम हीट में एक न्यू मेथड्स का करेंगे। अभी हमने मिल्क की बात करी थी, मिल्क को हम प्रिजर्व करके रखते हैं, बट आप लोग देखते हो जो नॉर्मली मिल्क हमारे यहाँ जो हमारी जो कैटल्स वगैरह होती हैं उनके यहाँ से हम लेकर आ जाते हैं, बट जो बड़े बड़े सिटीज़ हैं वहाँ पर जो नॉर्मली मिल्क हमें ऐसे ही प्रोवाइड नहीं होता, हमें मिल्क पैक्ड मिल्क मिलता है। हमको पैक्ड मिल्क, पाउडर मिल्क, ये सब भी मिल्क का यूज़ करते हैं। पैकेट्स आते हैं ना, अमूल मिल्क के पैकेट्स यूज़ करते हैं, तो उन पैकेट्स में तो मिल्क क्या कहते हैं बहुत दिनों का फिल्ड होता है और वो तो ख़राब नहीं होता, वो तो स्पॉइल नहीं होता विदाउट बॉइलिंग। तो उसके पीछे क्या रीज़न होता है, ऐसा क्या हम प्रोसेस यूज़ करते हैं जिससे वो मिल्क जो होता है वो स्पॉइल नहीं होता है। तो इधर एक मेथड आता है आपका पॉस्चराइजेशन ऑफ मिल्क, पॉस्चराइजेशन मेथड। अब व्हाट इज़ द पॉस्चराइजेशन मेथड? तो पॉस्चराइजेशन मेथड इज़ द मिल्क इज़ हीटेड टू 70 डिग्री सेल्सियस फॉर द 15 सेकेंड एंड देन सडनली चिल्ड एंड स्टोर। तो मिल्क क्या होता है, उसको हम एकदम हीट करते हैं। कितने डिग्री टेम्परेचर तक हीट करना होता है उसको? 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक हीट करना होता है। और कितने सेकंड्स के लिए कर रहे हैं? ओनली 15 सेकंड्स तक के लिए। और फिर सडनली उसको चिल्ड करते हैं। जैसे बॉईल किया 15 सेकंड्स तक और हीट करने के बाद उसको तुरंत एकदम तुरंत ही क्विकली उसको हम चिल्ड करने का प्रोसेस करते हैं, ठंडा करते हैं और उसको स्टोर कर लेते हैं। तो इस तरीके का जो मिल्क होता है ये हमारा पॉस्चराइज्ड मिल्क कहलाता है। और ये जो मिल्क होता है इसमें माइक्रोबल ग्रोथ जो होती है वो स्टॉप हो जाती है और ये एक प्रिजर्वेशन, मिल्क प्रिजर्वेशन प्रोसेस की तरह यूज़ किया जाता है। क्लियर? तो अभी हम इसको स्टडी करेंगे यहाँ। इसे पॉस्चराइज्ड मिल्क कैन बी कंज्यूम्ड विदाउट बॉइलिंग एज इट इज़ फ्री फ्रॉम द हार्मफुल माइक्रोब्स। ये जो पॉस्चराइज्ड मिल्क होता है हमारा, हम इसको कंज्यूम कर सकते हैं विदाउट बॉइलिंग, मतलब इसको बॉईल करने की ज़रूरत नहीं है। विदाउट बॉइलिंग भी इसको हम काफ़ी टाइम तक के लिए प्रिजर्व करके रख सकते हैं, बिकॉज इट इज़ फ्री फ्रॉम द हार्मफुल माइक्रोब्स। क्योंकि ये जो हार्मफुल माइक्रोब्स है जो हमारे मिल्क को स्पॉइल कर सकते थे वो उनसे फ्री होता है। The milk is heated to about 70 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 to 30 सेकेंड्स। ये क्या होता है, 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हमें कितना चाहिए हीट करने के लिए? मिल्क को 70 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए और 15 से लेकर 30 सेकेंड्स तक हम इसको हीट करते हैं। एंड देन सडनली चिल्ड एंड स्टोर्ड, और सडनली इसको चिल्ड करते हैं, ठंडा करते हैं एकदम तुरंत ही इसको, और फिर स्टोर कर देते हैं। बाय डूइंग सो इट प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब। इस तरीके से करने से क्या होता है, इसमें जो माइक्रोब्स की जो ग्रोथ होती है वो स्टॉप हो जाती है, वो ग्रोथ रुक जाती है और ये क्या होता है, माइक्रोब्स फ्री हो जाता है मिल्क। तो दिस प्रोसेस वाज डिस्कवर्ड बाय द लुइस पास्चर। ये जो प्रोसेस था इसका जो डिस्कवरी की थी वो लुइस पास्चर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस प्रोसेस की डिस्कवरी की थी, उन्हीं के नाम पर इस प्रोसेस का नाम रखा गया। सो इट इज़ कॉल्ड पॉस्चराइजेशन प्रोसेस। क्लियर? तो डैट इज़ कॉल्ड पॉस्चराइजेशन ऑफ मिल्क। क्या है पॉस्चराइजेशन ऑफ मिल्क में? मिल्क को लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व करने के लिए हम एक मेथड का यूज़ करते हैं जिसको हम पॉस्चराइजेशन मेथड ऑफ मिल्क कहते हैं। इसमें हम करते क्या है, मिल्क को हीट करते हैं 70 डिग्री तक और फिर उसको कितने टाइम तक के लिए करना होता है, 15 to 30 सेकंड्स तक के लिए करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं, ओनली 15 to 30 सेकंड। और फिर सडनली उसको चिल्ड करते हैं और चिल्ड करने के बाद उसको स्टोर कर लेते हैं, उनके जो मिल्क पैकेट्स बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमने मिल्क को बॉयल नहीं किया है, लेकिन इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, जितने भी उसमें माइक्रोब्स थे वो सभी मर जाते हैं और जो हमारा मिल्क है वो लॉन्ग टाइम तक के लिए प्रिजर्व हो जाता है। क्लियर? नेक्स्ट मेथड इज़ स्टोरेज एंड पैकिंग। स्टोरेज, आजकल हम इवनली मार्केट्स में हम देख रहे हैं काफ़ी सारे पैकेट फूड्स का हम यूज़ करते हैं, चिप्स, बिस्किट्स और भी जो आपके फूड आइटम्स आते हैं, पैकेट फूड्स आ रहे हैं और पैकेट, अब तो जूसेस भी आने लग गए हैं पैकेट्स में। तो ये भी जो मेथड होता है इसमें भी हम क्या करते हैं, इनको भी काफ़ी टाइम तक के लिए स्टोर करके रखते हैं फूड, और इन सभी फूड्स को स्टोर करने के लिए डिफरेंट मेथड्स होते हैं। बट अगर हम अपने किचन में देखें तो कुछ हमारे जैसे ड्राई फ्रूट्स होते हैं, ड्राई फ्रूट्स आ गए आपके, जैसे आलमंड है, कैशनट है,
ये ड्राई फ्रूट्स होते हैं, इनको भी हम स्टोर करके रखते हैं। पल्सेस हैं, उनको भी हम स्टोर करके रखते हैं। तो हमें पैकिंग करने और स्टोरेज करने में फूड को प्रिजर्व करना है हमें लॉन्ग टाइम तक के लिए। तो हमें क्या इसमें क्या देखना चाहिए कि जो भी हम फूड उसको प्रिपेयर करते हैं उसको हम ऐसे उस कंटेनर में उसको हम प्रिजर्व करें जो एयर टाइट कंटेनर हो। जो एयर टाइट कंटेनर होता है तो उससे क्या होता है, उसके अंदर पहले तो उनको हम ड्राई करते हैं, जैसे हमने स्टोरेज प्रोसेस में किया था, जो ग्रेन्स थे उनको ड्राई किया और फिर उनको एयर टाइट कंटेनर में हम पैक करके रख देते हैं, स्टोर करके रख देते हैं, जिससे क्या होता है उसमें माइक्रोब्स की ग्रोथ नहीं हो पाती है। तो these days ड्राई फ्रूट्स एंड इवन द वेजिटेबल्स आर सोल्ड इन सील्ड एयर टाइट पैकेट्स। ड्राई फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी होती हैं जो सील्ड एयर टाइट पैकेट्स में सोल्ड की जाती हैं टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स। तो जिससे क्या होता है, जो माइक्रोब्स का अटैक नहीं हो पाता, क्योंकि वो एयर टाइट होता है, ना तो उसमें मॉइस्चर जा सकता है और ना ही कोई उसमें माइक्रोब्स अटैक कर सकते हैं। तो स्टोरेज और पैकिंग भी एक प्रिजर्वेशन मेथड है हमारा। तो ओके, आप लोगों को समझ में आ गया होगा आई होप। ये सारे हमने प्रिजर्वेशन मेथड्स पढ़े, हीट और कोल्ड, सॉल्ट, ऑयल, शुगर और स्टोरेज एंड पैकिंग थ्रू द एयर टाइट कंटेनर। ये सभी आपके फूड को प्रिजर्व करने के लिए होते हैं, क्योंकि हमें फूड को स्पॉइल होने से बचाना होता है, तो उसको प्रिजर्व करना नेसेसरी है फॉर द लॉन्ग टाइम। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज़ नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में हमने फर्स्ट चैप्टर में भी किया था, इस चैप्टर में भी अभी हमने नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में रीड किया था, बट अब ये एक सेपरेट टॉपिक दिया गया है समझने के लिए कि एक्चुअल में नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है और क्यों ये नेसेसरी है और इसका हमारे मतलब क्यों इतना इम्पोर्टेंट है ये। क्लियर? तो you have learnt about the bacterium rhizobium in the class 6 and 7th। बैक्टीरियम के बारे में पढ़ा है हमने, राइजोबियम पढ़ा है, अभी भी पढ़ा था, अभी भी मैंने आपको बताया था। इनसे पहले वाली जो वीडियोज़ हैं हमारी प्रीवियस वीडियोज़, उसमें भी मैंने आपको राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में बताया जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में पार्ट लेता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में हेल्प करता है। सो इट इज़ इन्वॉल्व्ड इन द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन इन लेग्यूमिनियस प्लांट्स। तो ये क्या करता है, ये जो बैक्टीरिया इन्वॉल्व होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में, और किस तरीके के प्लांट्स में, लेग्यूमिनियस प्लांट्स। लेग्यूमिनियस प्लांट्स मीन्स फली वाले पौधे, जैसे आपके इसमें पी आ गया, सैम आ गई, ये सब जो फली बनी हुई होती है जिनकी, जैसे पी जो मटर होती है उसके शेप के जो आपके जो प्लांट्स होते हैं, वो सभी प्लांट्स आपके लेग्यूमिनियस प्लांट्स कहलाते हैं। तो उन लेग्यूमिनियस प्लांट्स में ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में इन्वॉल्व रहता है। रिकॉल दैट राइजोबियम लिव्स इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ द लेग्यूमिनियस प्लांट। तो आपको रिकॉल कराया जा रहा है कि जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो प्लांट्स की जो रूट्स होती है उनमें जो रूट नोड्यूल्स बने हुए होते हैं वहाँ पर रहता है। ठीक है, नोड्यूल्स ऑफ द लेग्यूमिनस प्लांट्स सच एज बीन्स एंड पीस विद विच इट हैज़ अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो उनके संग, जैसे कि बीन्स है, पीस है, उनके संग ये रहता है उनकी रूट्स में, रूट नोड्यूल्स में, और उनके संग एक रिलेशनशिप बनाता है। उस रिलेशनशिप को हम बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो व्हाट इज़ द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप? एक न्यू वर्ड है, सिम्बायोटिक। कैसा रिलेशन होता है? सिम्बायोटिक रिलेशन होता है। बट ये होता क्या है? तो सिम्बायोटिक इज द रिलेशनशिप इज़ व्हेन, ये जो ऐसा रिलेशनशिप होता है इसमें बैक्टीरिया है, प्लांट्स की हेल्प करेगा, प्लांट्स के लिए वो कुछ ना कुछ हेल्पफुल चीज़ करता है, जैसे नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है, और प्लांट्स बदले में उसको क्या देता है, उसको मतलब फूड प्रोवाइड करवाता है, वो अपना जो न्यूट्रिशन है वो प्लांट से ड्राइव करता है। तो इस तरीके की जो रिलेशनशिप होता है उसको हम बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। लाइक आप टू फ्रेंड्स हो और आप आज एक ड्राइंग कंपटीशन में गए और आपके पास डिफरेंट कलर्स थे, बट एक स्टूडेंट के पास ब्लैक कलर नहीं था और एक स्टूडेंट के पास रेड कलर नहीं था। बट जो हम पेंटिंग ड्रॉ कर रहे हैं उसमें दोनों बोथ कलर्स के नीड है। आप दोनों पेंटिंग ड्रॉ कर रहे थे, आपको भी रेड कलर चाहिए और आपकी जो फ्रेंड है बी, उसको भी रेड कलर चाहिए। तो आपके पास तो रेड कलर है तो आप उसका यूज़ कर लोगे, बट आपकी फ्रेंड के पास रेड कलर नहीं है।
बट आपको ब्लैक कलर चाहिए और उसको भी ब्लैक कलर चाहिए, बट आपकी जो फ्रेंड है उसके पास ब्लैक कलर है, तो आप क्या कर सकते हो, क्या करोगे, आप उसको रेड कलर ऑफ़र करोगे कि तुम मेरा रेड कलर यूज़ कर लो, और बदले में उससे क्या बोलोगे कि मुझे अपना ब्लैक कलर यूज़ करने दो, क्योंकि हम दोनों को ही नीड है। तो इस तरीके से हम दोनों एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं, यही करते हैं ना हम लोग। तो यही जो रिलेशनशिप होता है, जब हम एक दूसरे पर डिपेंडेबल हों, जब हम एक दूसरे की हेल्प के लिए हमको नीड हो, हम एक दूसरे पर डिपेंड करते हो किसी भी कंडीशन से, तो इस तरीके का जो रिलेशनशिप होता है उसको हम बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ओके, क्लियर। चलिए तो फिर आगे चलते हैं। समटाइम्स नाइट्रोजन गेट्स फिक्स्ड थ्रू द एक्शन ऑफ द लाइटनिंग, but you know that the amount of the nitrogen in the atmosphere remains constant। कभी कभी क्या होता है, ये जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है, एक तो क्या कहते हैं बैक्टीरिया तो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता ही है, लेकिन लाइटनिंग जो होती है, जो सन रेज होती हैं, वो भी नाइट्रोजन का फिक्सेशन कर देती है। बट हमारा जो एटमॉस्फेयर है वहाँ पर एयर में नाइट्रोजन की परसेंटेज क्या है, कितना, व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ एयर, 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन एंड 1% अदर गैसेस, और CO2 है प्रेजेंट। तो बट क्या होता है, जब नाइट्रोजन का फिक्सेशन हो रहा है, ये बैक्टीरिया भी नाइट्रोजन का फिक्सेशन कर रहा है, सन रेज जो हो रही हैं वो भी नाइट्रोजन का फिक्सेशन कर रही हैं, बट फिर भी जो नाइट्रोजन की परसेंटेज है वो रिमेन कांस्टेंट रहती है, मतलब 78 ही रहती है, वो चेंज नहीं होती है। कि ऐसा तो नहीं है कभी बढ़ रही है 80% हो जा रही है, या कभी 75% हो गई, ऐसा नहीं है ना, ऑलवेज क्या रहती है, 78% रिमेन्स रहती है। तो इसके पीछे क्या रीज़न होता है, ये हम अभी नेक्स्ट स्टडी करेंगे। सबसे पहले आप देख लीजिए फिगर नंबर 2.9, रूट्स ऑफ द लेग्यूमिनस प्लांट विथ रूट नोड्यूल्स। ये देखिए आपको लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं यहाँ पर, ये जो रूट नोड्यूल्स दिखाई दे रहे हैं आपको, ये क्या है, आपके रूट्स है, रूट्स पे ये जो आपको जो राउंडेड स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, इन्हीं को हम रूट नोड्यूल्स कहते हैं। ये जो रूट नोड्यूल्स है, इसी में राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है। क्लियर। अब आते हैं हम, अब ये जो अभी हमने पढ़ा था कि नाइट्रोजन का जो परसेंटेज है वो कांस्टेंट रहती है, तो ये जो कांस्टेंट रहने के पीछे क्या रीज़न है, तो इसके लिए एक पूरा साइकिल होता है, एक साइकिल चलता है। जैसे आप लोगों ने 6th क्लास में वाटर साइकिल पढ़ा था, वाटर साइकिल में क्या होता है, हमारी अर्थ पर वाटर प्रेजेंट है, एवेपोरेशन होता है, एवेपोरेशन होके वो क्लाउड कंडेंस होके क्लाउड्स की फॉर्म में जाता है, फिर क्लाउड्स की फॉर्म में होने के बाद वो प्रेसिपिटेशन प्रोसेस आता है, रेन की फॉर्म में आता है, और रेन की फॉर्म में अगेन वो हमारी अर्थ पर वापस आ जाता है। ये पूरा साइकिल चलता रहता है ना, इस तरीके से। यही इस तरीके से ये जो नाइट्रोजन होती है, इसके लिए भी एक साइकिल होता है, और ये साइकिल इस तरीके से रोटेट होता रहता है, जिससे जो हमारी जो नाइट्रोजन होती है उससे उसकी जो परसेंटेज होती है एटमॉस्फेयर में वो कांस्टेंट रहती है, वो चेंज नहीं होती है। तो नेक्स्ट टॉपिक इज़ नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है अब, Our atmosphere has 78% nitrogen gas. Nitrogen is one of the essential constituents of all living organism as part of proteins. ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें 78% नाइट्रोजन गैस रहती है, और नाइट्रोजन गैस जो है बहुत ही एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट है हमारे लिए, मतलब हमारी जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सभी के लिए एक सबसे एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट माना जाता है, सबसे ज़रूरी ये नाइट्रोजन का होता है रोल। ठीक है। और पार्ट ऑफ प्रोटीन्स, ये क्या करती है, प्रोटीन्स प्रोवाइड कराने में भी हेल्प करती है। प्रोटीन्स, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड एंड विटामिन, ये सभी मतलब ये एक एसेंशियल पार्ट्स होते हैं। तो द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कैन नॉट बी टेकन डायरेक्टली बाय द प्लांट्स एंड एनिमल्स, बट जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है, जैसे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को तो हम डायरेक्टली टेक कर सकते हैं, बट नाइट्रोजन को हम डायरेक्टली टेक नहीं कर सकते, डायरेक्टली हम उसको कंज्यूम नहीं कर सकते हैं। ठीक है। सर्टेन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी प्रेजेंट इन द सॉइल फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। तो कुछ बैक्टीरियाज हैं लाइक ब्लू ग्रीन एल्गी, राइजोबियम, ये जो बैक्टीरियाज हैं ये क्या करते हैं,
ये नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं और उसको सॉइल में मिक्स करने में हेल्प करते हैं। और नाइट्रोजन का फिक्सेशन करके ये करते हैं, नाइट्रोजन को नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? नाइट्रोजीनियस कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे जो नाइट्रोजन होती है वो सॉइल में मिक्स हो जाती है। क्लियर? Once nitrogen is converted into the compounds of the nitrogen, one nitrogen is converted into these usable compounds. तो क्या होता है, जब एक बार जो नाइट्रोजन होती है वो इन कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो जाती है, तो हम जो नाइट्रोजन कैसी हो जाती है, वो यूजेबल हो जाती है, अब हम उसका यूज़ कर सकते हैं। देन इट can be utilized by the plants from the soil through their root system. तो plants क्या करते हैं, उसको utilize करना start करते हैं through their root system, अपनी roots के through. Nitrogen is then used for the synthesis of the plant proteins and other compounds. तो nitrogen क्यों क्या काम करती है? सिंथेसिस करती है प्लांट्स में प्रोटीन्स और अदर कंपाउंड्स की जो कमी होती है उसको पूरा करती है, उसको फुलफिल करती है और उनको ग्रोथ प्रोवाइड कराती है। अब animals feeding on the plants get these proteins and other nitrogen compounds. तो animals क्या करते हैं, उन plants को feed करते हैं और other जो nitrogen compounds होते हैं वो plants के through animals की body में चले जाते हैं। ठीक है? When plants and animals die, bacteria and fungi present in the soil converted the nitrogenous wastage into the nitrogenous compound. जब एनिमल्स और प्लांट्स मर जाते हैं तो बैक्टीरिया होते हैं, फंजाई होती है, ये क्या करते हैं, उनको जो वेस्ट होता है उसको और उसमें कन्वर्ट कर देते हैं, सॉइल में कन्वर्ट कर देते हैं। सॉइल में कन्वर्ट होने के बाद अगेन ये नाइट्रोजीनियस वेस्ट में आ जाते हैं और नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स उसमें किस में मिक्स हो जाते हैं, ये सॉइल में मिक्स हो जाते हैं और अगेन प्लांट्स के थ्रू इनको यूज़ कर लिया जाता है। Certain other bacteria convert some parts of them to the nitrogen gas which goes back into the atmosphere. और लेकिन कुछ जो पार्ट होता है बैक्टीरिया का वो क्या करता है, इस नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देता है, नाइट्रोजीनियस जो कंपाउंड्स होते हैं उनको किस में कन्वर्ट कर देता है, नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देता है। और जैसे ही वो गैस में कन्वर्ट होते हैं तो दोबारा से वो एटमॉस्फेयर में चली जाती है। एज द रिजल्ट द परसेंटेज ऑफ द नाइट्रोजन in the atmosphere remains more or less constant. तो यही जो रिज़ल्ट होता है, जो नाइट्रोजन की परसेंटेज होती है वो कांस्टेंट रहती है और अनचेंज्ड रहती है। तो हेयर नाइट्रोजन साइकिल, तो देखिए इसमें आप सबसे पहले एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन है उसका फिक्सेशन हो रहा है। तो सबसे पहले जब हम देखेंगे अपने लेफ्ट हैंड साइड, लाइटनिंग फिक्सेस नाइट्रोजन। लाइटनिंग मतलब मीन्स सन की जो रेज हैं वो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करनी है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करने में उसको वो कैसे नाइट्रोजीनियस कंपाउंड में कन्वर्ट कर देनी है। इधर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। इधर जो बैक्टीरिया है नाइट्रोजन फिक्सेशन में, जो बैक्टीरियाज होते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, वो भी नाइट्रोजन का फिक्सेशन कर रहे हैं, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन ले रहे हैं और उसको नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स में चेंज कर रहे हैं। फिर आगे देखते हैं हम, बैक्टीरिया इन टर्न फिक्स नाइट्रोजन इनटू द नाइट्रोजीनियस कंपाउंड। नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो गया, इधर से लाइटनिंग के थ्रू भी नाइट्रोजीनियस कंपाउंड में कन्वर्ट हो गए और ये जो नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स हैं ये सारे किस में मिक्स हो गए, हमारे सॉइल में मिक्स हो गए। कंपाउंड्स ऑफ द नाइट्रोजन इन द सॉइल, ये सारे कंपाउंड्स किस में आ गए, सॉइल में हो गए। अब देखिए अपर जो आपकी एरो जा रही है, अप टेक बाय द प्लांट्स, तो प्लांट्स ने रूट्स के थ्रू इनको ले लिया और फिर प्लांट्स के थ्रू एनिमल्स ईट प्लांट्स, एनिमल्स ने उन प्लांट्स को ईट कर लिया। मतलब पहले जब जो हमारी नाइट्रोजन थी वो बैक्टीरिया और लाइटनिंग के थ्रू नाइट्रोजीनियस कंपाउंड में कन्वर्ट हो गई। जैसे ही वो नाइट्रोजीनियस कंपाउंड में कन्वर्ट हुई वो किस में मिक्स हो गई, सॉइल में मिक्स हो गई। सॉइल में मिक्स होने के बाद प्लांट्स ने अपने रूट्स के थ्रू उनको एब्जॉर्ब किया और एब्जॉर्ब करने के बाद जब प्लांट्स में नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स पहुंच गए, फिर जो एनिमल्स होते हैं उन प्लांट्स को ईट कर लेते हैं। एनिमल्स ने उन प्लांट्स को ईट किया तो नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स कहाँ पर आ गए, एनिमल्स की बॉडी में आ गए। फिर एनिमल्स की जो बॉडी थी, जो एनिमल्स ने प्लांट्स को ईट किया, उससे जब वो मर जाते हैं, या प्लांट्स है और एनिमल्स हैं, जब वो डेड हो गए तो नाइट्रोजीनियस वेस्ट फ्रॉम द एक्सक्रेशन एंड डेथ। तो एक तो नाइट्रोजीनियस वेस्ट में कैसे कन्वर्ट होता है, एक तो जब वो मर जाते हैं
तो वो नाइट्रोजीनियस वेस्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। या फिर जो अपनी बॉडी से जो वो वेस्ट मटेरियल रिमूव करते हैं उसमें भी नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स होते हैं, उनको भी नाइट्रोजीनियस जो बैक्टीरियाज होते हैं उनको नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स में दोबारा से कन्वर्ट कर देते हैं। और फिर अगेन ये किस में मिक्स हो जा रहे हैं, सॉइल में मिक्स हो जाते हैं। अब सॉइल में दोबारा से जो नाइट्रोजीनियस कंपाउंड मिक्स हो जाते हैं तो यहाँ पर कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो नाइट्रोजीनियस कंपाउंड को कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रोजन गैस में। तो नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देते हैं। हेयर बैक्टीरिया टर्न कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इनटू द गैसियस नाइट्रोजन। तो इधर बैक्टीरिया क्या कर रहा है, कंपाउंड नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट कर दे रहा है, नाइट्रोजन कंपाउंड्स को नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर दिया। और जब जैसे ही वो गैस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है तो अगेन एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन बन जाती है, मतलब एटमॉस्फेयर में मिक्स हो जाती है। तो इस तरीके से ये पूरा होल साइकिल कंटिन्यूसली चलता रहता है और इसी साइकिल को हम कहते हैं नाइट्रोजन साइकिल। ओके, क्लियर? सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।